साहब नदवी, इनकी तिलावत से इस प्रोग्राम का आगाज़ होगा। मैं मोहतरम से दरख्वास्त करता हूँ कि वो तिलावत और तर्जुमा फरमाएँ। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल अस्र इन्नल इंसाना लफी खुस्र इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सॉलिहाति व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस्सब्र। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मोहतरम सामीन, मरकज़ी तालीमी बोर्ड पिछले मीक़ात ही से अलग अलग डायमेंशंस पे काम करता आया है। इसमें से एक अहम महाज़ असातिज़ा की फ़िक्री, फ़न्नी और एकेडमिक साइड को स्ट्रॉन्ग करना है। उसको एम्पावर करने की गर्ज से आज का ये प्रोग्राम आप लोगों के पेश खिदमत है। असल में ये असातिज़ा के लिए एक ट्रेनिंग सेशन है और इसकी एक सीरीज़ चलाई जाने का प्लान है। आज उसी सीरीज़ का दूसरा इंतहाई अहम लेक्चर आपके सामने पेश किया जाएगा। ये प्रोग्राम मरकज़ी तालीमी बोर्ड, आईटा और फेमी, इन तीनों ही ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से जॉइंटली ऑर्गेनाइज किया गया है। मैं आईटा के ज़िम्मेदारान, फेमी के ज़िम्मेदारान और मरकज़ी तालीमी बोर्ड से ज़िम्मेदारान, इन सब का इस प्रोग्राम में इस्तकबाल करता हूँ और सारे मुल्क से आए हुए, मुख्तलिफ़ इलाक़ों से आए हुए असातिज़ा को भी वेलकम करता हूँ, जिन्होंने अपना एक कीमती वक्त इस काम के लिए मुख्तस किया है। मोहतरम सामीन, हम सब जानते हैं, हम सब तदरीस के पेशे से वाबस्ता हैं और हम नस्ल इंसानी को वैल्यू बेस्ड एजुकेशन से सरफराज करना चाहते हैं, जहां हम अखलाक़ी तरबियत का मुकम्मल निज़ाम क़ायम करने और उसे प्रैक्टिस में लाने की कोशिश करते हैं। वहीं पर हमें अपनी एकेडमिक साइड को भी स्ट्रॉन्ग करना ज़रूरी है। हमारे अपने तालीमी इदारे, उनके महाज़ और उसमें जो रोज़ बरोज़ आने वाले चैलेंजेस है, इन सारे चैलेंजेस का सामना हम किस तरह से करें, अपने आप को किस तरह से परफेक्ट बनाएं और आने वाली नस्ल को हम एक परफेक्ट नस्ल के तौर पर मार्केट में इंट्रोड्यूस करने वाले बन जाएं। इसके लिए हमको हर तरह की तैयारी की ज़रूरत है। मरकज़ी तालीम बोर्ड ने इस लेक्चर सीरीज़ के ज़रिए असातिज़ा को एम्पावर करने का प्लान बनाया है, उनको एक तरह से क़ुव्वत बख्शने का प्रोग्राम बनाया है। और इस प्रोग्राम का तरीक़ेकार ये है कि हर माह किसी एक ख़ास टॉपिक पर इंशाअल्लाह असातिज़ा की रहनुमाई की जाएगी। ज़ाहिर है ये प्योरली फोकस्ड ग्रुप तो असातिज़ा है, लेकिन इसमें मैनेजमेंट के वो हज़रात जो तालीमी इदारों से वाबस्ता है और एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं, उनके लिए भी आज के इस लेक्चर में बहुत अहम और ज़रूरी सामान दिया गया है। मैं आज के इस प्रोग्राम के लिए हमारे पास जो ख़ास मुक़र्रिर को, लेक्चरर को बुलाया गया है, उनका तारुफ आपके सामने पेश करता हूँ। मोहम्मद शारिक़ साहब का ताल्लुक़ दिल्ली से है और दिल्ली में एक स्कूल में वो प्रिंसिपल रहे हैं और प्रिंसिपल की खिदमत के साथ साथ अब वो साउथ दिल्ली के डिप्टी एजुकेशन डायरेक्टर भी हैं। इसके अलावा मौसूफ़ ने और बहुत सारे तालीमी महाज पर बहुत सारे चीज़ें लिखी भी हैं, मुख्तलिफ टॉपिक्स पर उनके लेक्चर्स भी आते रहे हैं। और आज का ये लेक्चर ख़ास तौर पर असेसमेंट को लेकर होगा। हम असेसमेंट की अहमियत को जानते हैं कि बग़ैर असेसमेंट के हम फर्दर कोई स्ट्रेटजी को अपना नहीं सकते, कोई प्रोग्राम बना नहीं सकते। तो आज का ये प्रोग्राम असेसमेंट इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में होगा, जिसमें असेसमेंट का एक टारगेट हमारे असातिज़ा भी होंगे, पेरेंट्स के सिलसिले में किस किस्म का कोऑर्डिनेशन होगा, उसका असेसमेंट से क्या रिलेशन है, फिर स्टूडेंट्स का असेसमेंट से क्या रिलेशन है, और ओवरऑल हमारे तालीमी महाज में जो दीगर फैक्टर्स काम करते हैं वो किस तरह से माविन और मददगार भी साबित होते हैं और किस तरह से इनका रोल प्ले होना ज़रूरी है असेसमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये सारी तफसीलात इंशाअल्लाह आज के इस लेक्चर में आपके सामने रखी जाएगी। दूसरी अहम बात यह है कि लेक्चर के अख्ताम पर आप लोगों के लिए ओपन खुला सेशन भी रहेगा। किसी के जहन में अगर कोई सवाल बाकी है तो मोहतरम से सवालात के ज़रिए से वो चीज़ें भी हासिल की जा सकती हैं।
अब आपके दरमियान और मोहतरम शारिक साहब के दरमियान मैं ज़्यादा हाइल ना रहते हुए बहुत ही अदब के साथ मोहतरम से दरख्वास्त करूँगा कि वो असातिज़ा की और इस प्रोग्राम में मैनेजमेंट के जो अफराद शरीक है उनकी रहनुमाई फरमाएँ। जज़ाकल्लाहु खैर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम व नसल्ली अला रसूलिल करीम रब्बि इश्रह ली सदरी यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी। मैं तमाम सामीन का खैर मकदम करता हूँ आज के इस टॉपिक पर इस मीटिंग में शामिल होने के लिए, और शुक्रगुजार हूँ जहूर साहब का, आयटा का, एमटीबी का और FMEII का, इन्होंने इतने अच्छे मौजू पर मुझे बोलने के लिए यहाँ मदऊ किया। तालीमी पॉलिसी आने के बाद ये हम सब की जिम्मेदारी और बढ़ जाती है कि किस तरह से हम नई एजुकेशन पॉलिसी को, जिसका तमाम मुल्क में और सभी स्टेट बोर्ड्स में जो लागू किया जा रहा है, उसको क्लासरूम में और ग्राउंड लेवल तक किस तरह से उसको हम ला सकते। तो इसी मकसद के तहत आज हम कुछ बातें यहाँ पर आपसे शेयर करेंगे और देखेंगे कि किस तरह से जो अभी तक तालीमी इदारों में असेसमेंट का जो एक कॉन्सेप्ट रहा है उसमें किस तरह से चेंजेस आए। न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत हम असेसमेंट एज ए टूल टू लर्न, और इसके तहत जो दिल्ली बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन में जो काम किया जा रहा है उसमें हम देखेंगे कि किस तरह से हमारी जो क्लासरूम की स्टैंडर्ड्स और प्रैक्टिसेस हैं उसमें बदलाव लाए जा रहे हैं, और उन बदलाव का मेन मकसद चाइल्ड सेंट्रिक क्लास बनाना और एक 360 डिग्री इवैल्यूएशन की तरफ ले जाना। जो पुराने हमारे असेसमेंट के पैटर्न थे उनको चेंज करते हुए हम अपने नए असेसमेंट में किस तरह से आ सकते हैं, क्योंकि एग्जामिनेशन रिफॉर्म तमाम तरह की जितनी भी पॉलिसीज आई हैं 1947 से, सभी का एक अहम मुद्दा रहा है कि किस तरह से एग्जामिनेशन में रिफॉर्म्स लाकर बच्चों को लाइफ रिलेटेड लर्निंग कराई जाए, बच्चों को ऐसे असेस किया जाए जिसमें लाइफ स्किल्स का प्रमोशन हो, कॉम्पिटेंसी बिल्डिंग हो, और बच्चे सिर्फ एक रोट लर्निंग की तरह या क्रैमिंग की तरह चीजों को रट कर और लेसन्स को रट कर और बिना उनकी यूटिलिटी जाने, बिना उनका एप्लीकेशन जाने, या जो हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स हैं बिना उनको डेवलप किए हुए अगर बच्चे क्लासेस में आगे बढ़ते जाते हैं तो एजुकेशन का कोई मीनिंगफुल कंट्रीब्यूशन उनकी लाइफ में नहीं रहता है। और इसीलिए हमने देखा कि अलग अलग जो कमिटीज आई, चाहे कोठारी कमीशन हो, उन्होंने कोठारी कमीशन ने भी कहा कि एजुकेशन प्राइमरी स्टेज से ही बच्चों को इम्प्रूव करना चाहिए, उनकी जो स्किल्स हैं और राइट हैबिट्स और एटीट्यूड्स उनमें डेवलप हो। तो कोठारी कमीशन जो 1964 में आया उसमें स्किल्स और राइट हैबिट्स और एटीट्यूड्स को डेवलप करने के लिए एग्जामिनेशन रिफॉर्म की बात की गई। फिर NEP 1986 में जो एजुकेशन पॉलिसी आई उसमें भी असेसमेंट को एक इंटीग्रल पार्ट माना गया लर्निंग टीचिंग का, जो क्लासरूम के साथ साथ एक करिकुलम डेवलपमेंट या करिकुलम डिलीवरी के साथ साथ जो है क्लासरूम में असेसमेंट गोes hand in hand like an integral part of teaching learning activity in the class. So examination should be employed to bring qualitative improvement. क्वालिटेटिव इम्प्रूवमेंट के लिए ही NEP 1986 ने एम्फसाइज किया है। फिर केयर 1989 में भी स्टेट बोर्ड से ये इफेक्टिव स्टेप्स लेने के लिए कहा गया कि इससे ग्रेडिंग और स्केलिंग से CCE के तहत कंटिन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन के तहत जो है स्कॉलस्टिक और नॉन स्कॉलस्टिक अचीवमेंट्स स्टूडेंट्स का, तलबा का रिकॉर्ड किया जा सके ग्रेडिंग और स्केलिंग के तहत, क्योंकि मार्क्स में बच्चों में बहुत ज्यादा स्ट्रेस और कंपटीशन आता था, जिससे बच्चों में बहुत ज्यादा जो है वो नेगेटिव एक फीलिंग बैठती थी। उसको ओवरकम करने के लिए स्केलिंग और ग्रेडिंग का जो है कॉन्सेप्ट आया CCE में। फिर CBSE ने उसको फर्दर आगे किया और इम्प्लीमेंट भी किया, कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इंटरनल इवैल्यूएशन दैट शुड बी इंट्रोड्यूस इन अ फेस्ड मैनर। लगातार जितनी भी
पॉलिसीज आई हैं या पॉलिसी इनिशिएटिव्स हुए हैं, नेशनल पॉलिसी और कोठारी कमीशन, उनमें सब में एग्जामिनेशन रिफॉर्म्स को जो है एम्फसाइज किया गया है। लेकिन जब हम जमीनी हकीकत देखते हैं तो एग्जामिनेशन रिफॉर्म्स उस तरह से अभी तक नाफिज नहीं हो पाए हैं जो एक्सपेक्टेड है, और किस तरह से अब एनईपी 2020 में असेसमेंट पर जो है वो जोर दिया जा रहा है कि असेसमेंट का पर्पस होगा कि ये हेल्प करेगा टीचर और स्टूडेंट्स को और एंटायर स्कूलिंग सिस्टम। असेसमेंट सिर्फ एनईपी का मकसद है कि असेसमेंट सिर्फ बच्चों का असेसमेंट नहीं है, पूरे स्कूल के इकोसिस्टम का असेसमेंट है। असेसमेंट और भी स्टेक होल्डर्स का असेसमेंट। अगर किसी बच्चे का जो असेसमेंट के बाद रिजल्ट आता है और उसका कोई ग्रेड आता है या लेवल आता है या मार्क्स आते हैं, तो वो सिर्फ बच्चे का ही परफॉर्मेंस नहीं है, बल्कि वो परफॉर्मेंस टीचर्स का भी है, वो परफॉर्मेंस स्कूल में प्रिंसिपल जो एक एकेडमिक कल्चर बनाते हैं, इकोसिस्टम बनाते हैं, या पेरेंट्स मिलकर बनाते हैं, उनका भी एक तरह से असेसमेंट है। और उस असेसमेंट पे रिफ्लेक्शन होना चाहिए, यानी बच्चे ने जो कुछ भी परफॉर्म किया है उसको हम रिफ्लेक्ट करें, और रिफ्लेक्शन में हम बैकवर्ड अगर प्लानिंग करते हैं, और बैकवर्ड प्लानिंग हम ये करते हैं जैसे फर्ज कीजिए कि ये सालाना इम्तिहान हो रहे हैं, एनुअल एग्जाम, और एनुअल एग्जाम में द चाइल्ड इज परफॉर्मिंग लाइक 70%, 80%, 90%, दैट वे जो है असेसमेंट चल रहा है। तो कॉम्पिटेंसी बेस्ड इसको बनाने का एम्फसाइज किया गया है नई पॉलिसी में, और इस तरह का स्कूल कल्चर डेवलप करने के लिए इसमें इनपुट्स देने हैं कि रोट मेमोराइजेशन से हटकर बच्चे की स्किल्स और हायर ऑर्डर स्किल, सिर्फ बच्चों का नहीं बल्कि टीचर्स का और स्कूल के एक एकेडमिक कल्चर का, पेरेंट्स के रोल का, सभी पर एक रिफ्लेक्शन होता है कि किस तरह से ईयर लॉन्ग या टर्म में किस तरह से बच्चे, टीचर्स और पेरेंट्स और एडमिनिस्ट्रेशन में पार्टिसिपेट करके एक परफॉर्मेंस इंश्योर किया है। यानी हमारा जो इकोसिस्टम है वो बच्चे के लिए लर्निंग एक्सपीरियंसेस क्रिएट कर रहा है, and those learning experiences created by the entire school team and by all the stakeholders to make that child learn in the school and outside the school actually reflect on the process of learning beyond the textbook and learning beyond the classrooms. So learner-centric assessment is the main idea of national education policy, and all the progressive schools have also adopted. If we talk about the international boards and the other countries' boards, we find that they have also adopted the learner-centric assessment. और उसमें जो प्रोग्रेसिव जो बोर्ड्स हैं, प्रोग्रेसिव स्कूल्स हैं, उसमें हम देखते हैं कि जो रियल वर्ल्ड कॉन्टेक्स्ट है, रियल वर्ल्ड कॉन्टेक्स्ट में बच्चों को उसी तरह से करिकुलम डिजाइन किया जा रहा है और असेसमेंट दिया जा रहा है, जिससे जैसे कि लाइफ सेंट्रिक प्रोजेक्ट्स और इन्वेस्टिगेटरी प्रोजेक्ट, चाहे वो बाहर का कोई बोर्ड हो या हमारा दिल्ली बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन हो, यहाँ पर भी हमने इस एक्सपेरिमेंट को बहुत ही अच्छे तरह से हमने यहाँ पर क्रिएट किया है बच्चों के लिए, बहुत अच्छे एक्सपीरियंसेस। So, real world context to introduce and assess subjects that cater to the diverse aptitude, aspiration and interest of students. So, equity of education and access to education is possible when the curriculum is inclusive and it caters to the diverse aptitude, aspirations and interest of the student. So, that is what we try to focus in the curriculum and assessment. And in DBSC school, every student studies science, math, social science, Hindi, English, and specialized subjects. So assessment can be seen in the schools. जो तमाम जो प्रोग्रेसिव स्कूल्स हैं, वो टाइप ऑफ असेसमेंट में अगर हम देखते हैं तो असेसमेंट फॉर लर्निंग यानी कि फॉर्मेटिव असेसमेंट,
A formative assessment goes within the class. It is not segregated or separated from the instruction or the content delivery period. ये नहीं है कि पूरा जो है 1 महीना पढ़ाई होगी, 2 महीने पढ़ाई होगी, 3 महीने पढ़ाई के बाद स्टडीज के बाद जो है क्लासरूम टीचिंग लर्निंग के बाद बच्चे का एग्जाम होगा, बल्कि फॉर्मेटिव असेसमेंट में असेसमेंट फॉर लर्निंग दैट इज कॉल्ड, उसमें असेसमेंट गोज हैंड इन हैंड with the content delivery in the classroom. Class teachers, subject teachers have to assess then and there, क्योंकि teaching learning are two process happening in the class. कई बार क्या होता है कि क्लासरूम में टीचिंग होती है और लर्निंग नहीं होती, तो लर्निंग को इंश्योर करना है क्लासरूम में then and there itself by the teacher, whether the learning is taking place or not. And to ensure that, formative learning is an important method of ensuring that whatever the content is being delivered by the teacher is understood by all the students, so that the teacher may change his methodology also to cater to all the individual differences of the students available in the class. क्योंकि हम जब मल्टीपल इंटेलिजेंसेस की बात करते हैं और हम देखते हैं कि जो मुख्तलिफ जो बच्चों के टैलेंट्स हैं, जो उनके स्किल हैं, जो उनके दिमागी रुझान हैं, उन दिमागी रुझान, फॉर्मेटिव लर्निंग इज एन इम्पॉर्टेंट, whatever the content is being delivered by the teacher is understood by all the students, so that the teacher may change his methodology also. All the individual is summative, which can be term and exam or unit exam. NEP now says कि एग्जाम जो है, असेसमेंट जो है वो it should be more regular and it should not be year-end high stake exam like board exam. So it even suggests a DBSE, like in our schools we have divided the year in 2 terms. हमने 2 टर्म्स में ईयर को डिवाइड कर दिया है, और 2 टर्म्स में फर्स्ट टर्म में जो एग्जाम होता है, जो सिलेबस होता है, दैट इज नॉट रिपीटेड इन सेकेंड टर्म. तो फर्स्ट टर्म का वेटेज लाइक अप्रैल टू सितंबर इज 50% एंड अक्टूबर टू मार्च अगेन 50%, एंड अप्रैल टू सितंबर इज लाइक 50% में 40% goes for the summative and 10% goes for the internal assessment, जिसमें फॉर्मेटिव असेसमेंट भी आता है. असेसमेंट एज लर्निंग इज लाइक peer learning where the students make projects of their choice and they may take the project of anything related to their own aptitude and interest, and every student in the class has to make a unique and a individual project, no group project, and then they do the research in that, especially from class 9 to 12. 9 to 12 में रिसर्च एप्टीट्यूड और जो हाई ऑर्डर स्किल्स हैं रिसर्च की, उसमें एनालिसिस है, रीजनिंग है, उसको डेवलप करने के लिए असेसमेंट एज लर्निंग इज इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट, कि वेयर द चाइल्ड हैज टू मेक, द स्टूडेंट हैज टू मेक अ प्रोजेक्ट एंड दैट प्रोजेक्ट ही कैन share with others, with the teachers and with the peers in the class, and the peers can make a peer assessment of the project and can give the input as per their own creative thinking. So that is how the 3 types of assessment are suggested in the NEP. The assessment philosophy for any school should be to accept and adopt a multifaceted assessment model. इसमें स्टूडेंट्स को असेस किया जाए मल्टीपल वेज से और मल्टीपल ओकेजन्स में विदाउट इंक्रीजिंग द वर्कलोड ऑफ टीचर्स और स्टूडेंट्स. तो मल्टीपल, इट टॉक्स ऑफ मल्टीपल असेसमेंट, एंड मल्टीपल असेसमेंट मीन्स टू रिड्यूस द स्ट्रेस रिलेटेड टू one term and exam or board exam of 3 hours, where the student has to reproduce whatever he has learned over a period of 1 year. The entire thing is to be put on the paper, and that basically tests the
रोट लर्निंग। तो उसमें उसको हटाकर इस मॉडल में जो है मल्टी फेसेटेड असेसमेंट मॉडल में मल्टीपल असेसमेंट की बात की जाती है। और मल्टीपल असेसमेंट ये कि बच्चे को यूनिट टेस्ट, और अगर आप सिलेबस या करिकुलम में फर्स्ट टर्म में जैसे DBSE में 3 यूनिट्स आते हैं फर्स्ट टर्म में, और सेकंड टर्म में 3 यूनिट्स आते हैं, तो 6 यूनिट में टोटल हमने उस करिकुलम को डिजाइन किया है, जिससे 3 यूनिट्स के 3 UTs हो जाते हैं टर्म 1 में, और सेकंड टर्म में भी 3 UTs के 3 ही फॉर्मेटिव असेसमेंट या इंटरनल असेसमेंट हो जाते हैं। तो इस फिलॉसफी के तहत जो है असेसमेंट को एक तो इंटीग्रेट किया गया है क्लासरूम में फॉर कांस्टेंट फीडबैक एंड सपोर्ट एंड टेक्नोलॉजी ड्रिवन एंड स्केलेबल। वी आर यूजिंग इवन द गूगल फॉर्म्स, वी आर यूजिंग द पैडलेट्स फॉर द असेसमेंट, और जितने भी टेक्नोलॉजिकल इनपुट्स हम यूज कर सकते हैं, हम टैब पर भी एग्जाम में असेसमेंट करते हैं। And we are even conducting the online assessment based on real life context. Questions are framed in such a way that they are related to real life context rather than learning the content. Content oriented से ना होकर हम context orientation की तरफ अपना curriculum shift कर रहे हैं, और उसमें जो रियल लाइफ कॉन्टेक्स्ट है उससे रिलेटेड, जिसमें बच्चे को बहुत रोट लर्निंग नहीं करनी होती है, अंडरस्टैंड करके कि कैसे वो एप्लीकेबल है। जैसे हम उसके कुछ एग्जांपल आगे देखेंगे स्लाइड में। एम टू रिड्यूस टीचर फटीग, एंड इट इज आल्सो कॉम्पिटेंसी बेस्ड एंड स्टूडेंट सेंट्रिक। कॉम्पिटेंसीज आर नाउ बीइंग एम्फसाइज्ड इन NEP। ये कॉम्पिटेंसीज बच्चों में डेवलप हो सके, उनकी लाइफ स्किल्स डेवलप हो सके, एंड दैट इज व्हाट द फिलॉसफी ऑफ असेसमेंट शुड बी फॉर एनी प्रोग्रेसिव स्कूल। हमारे जितने भी स्कूल्स हैं वो नॉट कन्फाइंड टू दिल्ली बट थ्रू द कंट्री, जहां जहां भी स्कूल्स हैं वो अपने स्कूल की एक असेसमेंट पॉलिसी स्कूल लेवल पर बनाए इन द लाइट ऑफ द NEP, और उस पॉलिसी को अलाइन करना होता है विद द NEP's मैंडेट, कि NEP के मैंडेट के साथ ये हमारी स्कूल की जो है असेसमेंट पॉलिसी है, और हम इसको ऐसे अलाइन कर सकते हैं कि हम अपने पूरे साल को 2 टर्म में डिवाइड कर सकते हैं, और सेमेस्टर सिस्टम से भी हम एग्जाम ले सकते हैं। NEP से recommends that shift from summative and primarily testing rote memorization skill, the assessment should be more regular and formative assessment. It should be competency based. Assessment should promote learning and it should test higher order skills. Assessment actually इस हमारे जो अभी तक एजुकेशन सिस्टम में जिस तरह से क्लासेस में कंटेंट को डील किया जाता है, जैसे जब मैं पढ़ता था स्कूल में 80s 90s में, तो वहाँ पर हमें टीचर आकर जो क्वेश्चन होते थे उनका पेज नंबर पे ऐसे टिक करा देते थे कि थर्ड पैरा जो है वो 4th क्वेश्चन का आंसर है, कि यहाँ से यहाँ तक 4th क्वेश्चन का आंसर है, और इस पेज के पर जो है 5वें पेज पर जो है वो 3rd क्वेश्चन का आंसर है। इस तरह से वो आंसर्स लगवा देते थे, और उस मतलब जनरल रीडिंग भी हो जाती थी कभी कभी, और बहुत ज्यादा उसका एक्सप्लेनेशन या रियल लाइफ कॉन्टेक्स्ट में या रियल लाइफ सिचुएशन में क्या उसकी एप्लीकेशन है, इस पे कभी कोई चर्चा या कोई डिस्कशन नहीं होता था क्लासेस। तो अब सभी स्टूडेंट्स उसको जो टीचर आकर मार्क करा देते थे कि यहाँ से यहाँ तक आंसर है, इस पेज पे आंसर है, उसको लर्न करने का हमारा काम होता है। बट दैट इज नॉट प्रमोटिंग लर्निंग। वो सिर्फ एक रोट लर्निंग प्रमोट कर रहा है कि हम कितना रट सकते हैं और कितना हम जो है अपना मेमोरी को बढ़ा सकते हैं। तो ये जैसे आजकल अगर कोई इसको हम मेमोरी चिप से कंपेयर करें मोबाइल फोन के, कि किसी का 8 GB है, 16 GB है, 32 GB है, तो इट इज वेरी फनी कि हम कितना डेटा कलेक्ट करते जा रहे हैं, स्पेशली नाउअडेज व्हेन एवरीथिंग इज अवेलेबल ऑन द फिंगर टच। By touching that smartphone, the child can explore and can find out
all possible topics on the earth through Google and Google Assistant, and can have all the information available there with a fingertip. So when knowledge and information is available on the fingertips, we should not focus on how to retain that in memory. Rather, we should focus on to develop the higher order skill. Now, like how to analyze the situation, how to analyze the data. Data analysis is very important, and how to draw inferences. जब हम एनालिसिस करते हैं और उससे इन्फ्रेंसेस ड्रॉ करते हैं, कंक्लूजन निकालते हैं, नतीजा निकालते हैं और गौर व फिक्र करते हैं, क्रिटिकल थिंकिंग, जो गौर व फिक्र की बात है, जिसमें कुरान मजीद में भी हमें जो है इसको बार बार इस इस्तिलाह का यूज किया गया है, इस्तेमाल किया गया है कि हमें गौर व फिक्र करना चाहिए अपने नफूस में और कायनात में। तो ये क्रिटिकल थिंकिंग, एनालिसिस, ये कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी बिल्ड करती है, और कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी बिल्ड करने के लिए तो हमें अपनी, जैसे हमारा असेसमेंट होता है, एक्चुअली उसी तरह की हमारी क्लासेस होती है। मैंने जो अभी अर्ज किया कि हमारे जो क्लासेस में आंसर्स को मार्क करा दिया जाता था कि इन सवालात के जवाब ये हैं, इस पेज पर 1 पैरा 2 पैरा, और उसको याद करना है। तो वो क्लासरूम प्रैक्टिस हमारी गवर्न हो रही थी असेसमेंट से, यानी जो एग्जाम में पूछा जाएगा, इम्तिहान में पूछा जाएगा कि इम्तिहान में 5 सवालों के जवाब लिखने हैं या 10 सवालों के जवाब लिखने हैं। अब वो जिसको याद है बच्चे को वो लिख पाएगा। तो बच्चे को याद कराने के लिए जब हम बैकवर्ड प्लानिंग देखते हैं कि असेसमेंट ऐसे होगा, और बैकवर्ड प्लानिंग में हम जाकर देखते हैं कि क्लासरूम प्रैक्टिस क्या होगी, कि क्लासरूम प्रैक्टिस ये थी कि बच्चों को मार्क्स, वो पैरा आंसर्स जो है मार्क करा देने हैं और बच्चों को लर्न कराना। तो दैट वाज द क्लासरूम प्रैक्टिस। तो असेसमेंट का जो मॉडल है, एक्चुअली व्हेन वी लुक एट द बैकवर्ड प्लानिंग ऑफ द क्लासरूम टीचिंग लर्निंग, तो वी फाइंड असेसमेंट ही जो है वो हमारी क्लासरूम स्टैंडर्ड्स और प्रैक्टिसेस को डिसाइड करता है कि किस तरह की हमारी क्लासरूम में क्या प्रैक्टिसेस होंगी। वहां पर जब टीचर सेंट्रिक क्लास हो जाती है तो बच्चे बोल नहीं पाते, हमारे बच्चे क्वेश्चन नहीं कर पाते, सवाल नहीं कर पाते, उनकी जो क्यूरियोसिटी है वो कम होने लगती है। जबकि जब अगर हमारा असेसमेंट कॉम्पिटेंसी बेस्ड है या हायर ऑर्डर स्किल बेस्ड है, देन इट शुड प्रमोट लर्निंग। और लर्निंग प्रमोट करने के लिए इट इज इम्पोर्टेंट कि जो बच्चे की क्यूरियोसिटी है, इंक्विजिटिवनेस है, उसमें जो जानने की एक इच्छा है, कामना है, एक जिज्ञासा है, टू लर्न, टू नो द थिंग्स, उसको प्रमोट करना है। और प्रमोट करने के लिए इट इज इम्पोर्टेंट कि जो हमारी क्लासरूम है वो टीचर डोमिनेटेड ना होकर चाइल्ड सेंट्रिक। और जब हम टीचर डोमिनेटेड और चाइल्ड सेंट्रिक का भी एनालिसिस करते हैं और क्लास का ऑब्जर्वेशन करते हैं, तो वी फाइंड दैट आउट ऑफ द टोटल टाइम, इफ इट इज अ पीरियड ऑफ 30 मिनट्स or 40 minutes, so how much time is actually used by the teacher to speak, and what percentage of time is used by the students to speak. In conventional classes, we find it very common thing that teachers talk most of the time, 75% time, 80% time. Like out of 40 minutes period, 30 minutes period, if there is any talk, that may be of the teachers, or even beyond that, even 90% in some cases. So students are considered to be like passive listeners, and passive listeners जब हम बच्चों को बनाते हैं तो they do not develop the higher order skills of analysis, critical thinking. तो students की voices का कितना weightage है classroom, so that they feel free to clarify the doubt, they feel free to raise the questions, and that will certainly bring the conceptual clarity. The primary purpose of assessment should be learning, not just passing the exam. अगर passing the exam है या जैसे एग्जाम ओरिएंटेड ही अगर क्लासरूम प्रैक्टिसेस रहेंगी, तो फिर
बच्चे में और इस तरह से जो है एक लर्निंग के लिए जो चाह होनी चाहिए, जो एक क्यूरियोसिटी डेवलप होनी चाहिए, हायर ऑर्डर स्किल्स को we can develop, so we will close the scope of that. It should help the teacher and student both and the entire schooling system to continuously revise teaching learning processes to optimize learning and development for all students. So that is a dynamic process. Teaching learning process is a dynamic process, and dynamic process require continuous review, continuous revision. It cannot be one size fit all parameter कि सारे बच्चों को एक ही हम क्राइटेरिया से असेस करने लगे, बिकॉज चिल्ड्रन आर डिफरेंट. इम्प्लीमेंटेशन जो है एनईपी, हाउ डज इट मैटर्स एंड व्हाट 5 ब्रॉड कैटेगरीज इट एम्फसाइज, जो प्रीवियस से नए मॉडल में शिफ्ट करने की बात करती है. जैसे पहले हाई स्टेक वंस ए ईयर असेसमेंट चलता था, and now it talks about the multiple continuous assessment across 2 terms every academic year. तो ये एक shift है from the conventional method of assessment. Second shift is pen and paper based assessment. That was the dominant type of assessment. Now multiple modality of assessment like performance, project, presentation, reports, etc. अगर बच्चे स्टूडेंट्स किसी टॉपिक पर प्रेजेंटेशन बनाकर लाते हैं एंड दे कलेक्ट द डेटा फ्रॉम द वेरियस सोर्सेज एंड दे रिलेट इट विद द प्रेजेंट रियल लाइफ सिचुएशन, दैट शुड आल्सो बी टेकन एज अ टास्क फॉर असेसिंग द चाइल्ड्स प्रोग्रेस. हम सिर्फ रोट लर्निंग पर ना जाए, बल्कि हम प्रोजेक्ट्स में, प्रेजेंटेशन में, और बच्चे की अगर कोई खास परफॉर्मेंस है किसी को स्कोलास्टिक एक्टिविटी में, गेम्स में, स्पोर्ट्स में या literary activities में, that should also be taken as a form of assessment. Then mark based assessment. Conventionally जो mark based assessment था, now it has to shift to competency or criteria based assessment. अब criteria जो criteria are linked to the Bloom's taxonomy. ये जो skills हैं, high order thinking skills like knowledge, understanding, analyzing, application, evaluation, all these are the various criteria. So whether the children are able to do that we have to ensure. Next is correct or incorrect response. Now student achievement in the new policy is reference to predetermined criteria. Instead of saying right or wrong, correct or incorrect, pre-decided criteria is there, which is told to the student, conveyed to the student, and then it is assessed on their parameter. Marks based reporting, जो पहले marks based reporting ही conventionally चलती आई है, now student achievement is reported using grade points along with level descriptors. अभी एक national credit framework भी आ गया है NCERT का, उसमें यह है कि students will be given 40 credits in a year, और बच्चों का एक अपार आईडी बनेगा ऑनलाइन, जो उनका बच्चों का यूडाइस कोड है उसी से रिलेटेड होगा, उसमें एक डिजिट और ऐड हो जाएगी. तो 11 डिजिट 12 डिजिट का जाकर अपार आईडी नंबर, अब इन फ्यूचर में वही नंबर से पहचानते. तो ये 5 पेन नंबर ये दिए कॉलेजों में, पेन पी, ये शायद कोई आप बीच में म्यूट कर दीजिए. तो ये 5 हम major changes we can see in the conventional exam which are going to the now in the light of the NEP, the major changes. These are some practices which are being adopted at the DBSC in Delhi schools. Fundamental principles followed in assessment. We are using the criteria to report a student's level of achievement in the respective subject area, और criteria is related, जैसे language में हम ये criteria I can show you like
These are the criteria. A, B, C, D. 4 criteria हैं in every subject. Like language और literature में है analyzing, organizing, producing test and using language. Language literature और language acquisition. Language literature तो mother tongue होती है. जो mother tongue है वहाँ पर बच्चा language का literature भी child can understand very well. और language acquisition can be a foreign language या ऐसी language जो उसको उसके घर में ना बोली जाती है ना इस तरह से उसकी बहुत ज्यादा अंडरस्टैंडिंग है. तो इट कैन बी इंग्लिश इन केस ऑफ मैनी स्टूडेंट्स, लैंग्वेज ऑफ एक्विजिशन, या कोई अगर फॉरेन लैंग्वेज बच्चा पढ़ता है फ्रेंच, जर्मन, स्पेनिश, तो उसके क्राइटेरिया थोड़ा इससे मुख्तलिफ है. ये कॉम्प्रिहेंडिंग स्पोकन एंड विजुअल टेक्स्ट, कॉम्प्रिहेंडिंग रिटन एंड विजुअल टेक्स्ट, कम्युनिकेटिंग एंड यूजिंग लैंग्वेज. Individual and societies is like social science. तो social sciences में knowing and understanding एक criteria है. Investigating is another criteria. Communicating is third criteria, and thinking critically is the fourth criteria. Social sciences में knowing and understanding है. Inquiring and designing sciences में एक criteria है. जिस बच्चे को science के जो tools हैं उसके साथ जो है work करना लैब में एंड टू डिजाइन सर्टेन मॉडल, उसके लिए एनकरेज किया जाता है. प्रोसेसिंग एंड इवैल्यूएशन, रिफ्लेक्टिंग ऑन द इम्पैक्ट ऑफ मैथमेटिक्स. ऐसे मैथमेटिक्स में नोइंग एंड अंडरस्टैंडिंग एक क्राइटेरिया. सेकंड है इन्वेस्टिगेटिंग पैटर्न, किस तरह को पैटर्न्स को इन्वेस्टिगेट करना है और कैसे उनको फिर उसमें कनेक्शन ढूंढना है डेटा एनालिसिस के जरिए. फिर कैसे उसको कम्युनिकेट करना है, क्या क्राइटेरिया भी अप्लाइंग मैथमेटिक्स एंड रियल वर्ल्ड कॉन्टेक्स्ट. ऐसे ही और अदर सब्जेक्ट्स के प्रोजेक्ट्स का भी क्राइटेरिया है, जैसे इन्वेस्टिगेटिंग, प्लानिंग, टेकिंग एक्शन एंड रिफ्लेक्टिंग. ये 4 क्राइटेरिया जो है वो प्रोजेक्ट्स के लिए हैं कि किस तरह से जो मिडिल ईयर प्रोग्राम में बच्चे जो है 6 to 10 तक के बच्चे प्रोजेक्ट्स बना रहे हैं, तो वो 6 to 8 तक के कम्युनिटी प्रोजेक्ट बनाते हैं, 9 से 10 के बच्चे पर्सनल प्रोजेक्ट बनाते हैं. और ऐसे ही इंटरडिसिप्लिनरी का है, डिसिप्लिनरी ग्राउंडिंग, सिंथेसाइजिंग एंड अप्लाइंग, कम्युनिकेटिंग, रिफ्लेक्टिंग. रिफ्लेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट. We learn through experiences and we learn through reflection on our experiences. जो हम experiences हमारे होते हैं उस पर किस तरह से हम रिफ्लेक्ट कर पाते हैं, उससे ही लर्निंग होती है ऑफ एनी कॉन्सेप्ट. असेसमेंट टास्क प्लेस कॉग्निटिव डिमांड्स ऑन स्टूडेंट एंड स्टूडेंट रेस्पॉन्स प्रोवाइड एविडेंस ऑफ देयर कॉम्पिटेंस. तो असेसमेंट टास्क जो हम डिजाइन करते हैं क्लास के लिए, उसके लिए जो क्राइटेरिया है, जैसे अभी हमने 4 क्राइटेरिया की बात की, सब्जेक्ट वाइज उस क्राइटेरिया से रिलेटेड हम जो है टास्क को डिजाइन करेंगे. उसमें स्टूडेंट का रेस्पॉन्स देखेंगे एंड मैप अगेंस्ट द अचीवमेंट लेवल, उसको मैप किया जाता है. देन गिव इंडिकेशन ऑफ व्हाट स्टूडेंट नो एंड कैन डू. बच्चे को हर असेसमेंट पे फीडबैक इज वेरी इंपॉर्टेंट कि व्हाट इज योर लेवल एंड व्हाट मोर यू कैन डू, हाउ यू कैन इम्प्रूव. दैट इज वेरी रेलेवेंट. अगर बच्चे को 10 में से 6 या 8 दिया जा रहा है और उसको ये नहीं बताया जा रहा है कि हाउ कैन ही स्कोर 10 out of 10, तो देन इट इज नॉट अ मीनिंगफुल और हेल्पफुल फॉर्म ऑफ असेसमेंट. बच्चे को जब तक वो एक फीडबैक ना हो विद एवरी क्वेश्चन ऑन एवरी टास्क ऑफ असेसमेंट, देन द चाइल्ड विल बी क्लूलेस that how he can improve and what are the areas where he can further improve his performance at the next level. तो 2 टर्म असेसमेंट जैसे मैंने अर्ज किया कि 2 टर्म्स में हमने इसको डिवाइड कर दिया है टर्म को, और 7 ग्रेड पॉइंट्स में हम सभी सब्जेक्ट्स को असेस करते हैं. क्लास 10 के भी 2 टर्म्स हैं, क्लास 12 के भी 2 टर्म्स हैं, और वो नीचे तक है. फिर क्लास 10 से मतलब फिर नीचे भी क्लास 1 to 8 ऑल्सो. तो
बोर्ड असेसमेंट के लिए जो है कॉम्पिटेंसी बेस्ड असेसमेंट को प्रमोट किया है एनईपी ने, और उसमें द मेन एम्फासिस इज टू प्रमोट द स्किल्स, एटीट्यूड्स एंड रियल लाइफ competencies in the students. Next we have what are the different levels. तो levels में जब हम देखते हैं कि हम किस किस तरह से उसमें अपने assessment के forms हम कर सकते हैं right throughout the year. तो जैसे हम पहला इसमें हम ये column देखते हैं aptitude test. ये aptitude test होता है फॉर सिलेक्शन ऑफ द स्कूल. अगर बच्चे को किसी स्कूल में 9th क्लास में या 10th में 11th में या 12th में जो है बच्चे को स्ट्रीम सिलेक्शन कैसे बच्चा करेगा कि व्हाट इज हिज एप्टीट्यूड, वेदर हिज एप्टीट्यूड इज फॉर साइंस, स्टेम एजुकेशन, और फॉर ह्यूमैनिटीज, और फॉर हाई एंड 21st सेंचुरी स्किल्स, या फॉर PVA, परफॉर्मिंग एंड विजुअल आर्ट्स. तो वो एप्टीट्यूड टेस्ट जो है दैट इज कंडक्टेड फॉर सिलेक्शन फॉर द ASOSE. ASOSEs are actually our school. These are Ambedkar School of Specialized Excellence, and that is done at the beginning of the course, and it is board level or board led school. The purpose and frequency is given here, and then we have the frequency, and at the bottom it shows led by the board. Then we have classroom formative assessment, that is for the improvement in learning process for teachers and then as per the student requirement. तो क्लास में स्टूडेंट्स की तलबा की जो जरूरियात होती है उसको ध्यान में रखते हुए ये क्लास में जो तदरीसी जो निज़ाम चल रहा है और जिस तरह से हम टीचिंग लर्निंग क्लासेस में करते हैं उसी के साथ साथ ये एक फॉर्मेटिव असेसमेंट किया जाता है और ये टीचर लेड होता है, यानी टीचर लीड्स द असेसमेंट. फॉर्मेटिव असेसमेंट एज पर यूनिट प्लान. दिस इज लाइक फीडबैक फॉर इम्प्रूवमेंट टू स्टूडेंट्स एंड इट इज डन आफ्टर द यूनिट प्लान. मीन्स वंस द यूनिट is completed, then this test is done or assessment is done. It is also teacher led. Readiness assessment. Readiness assessment is like pre-board or pre-annual exam type of exam. So this readiness assessment actually tries to figure out whether the students are ready for the assessment or not. So that helps in reduction of stress and phobia from amongst the students, and that helps to preparedness for term and assessment, and it is done half yearly. It is teacher led and board supplied. Then summative assessment, in that we have the internal assessment also, which gives feedback to teacher schools on unit learning and contributes to the final grades. It is done as per the unit plan. It is also teacher led or board moderated. Then we have end of the term assessment, and this assessment is done at the end of the term related to the learning goals and criteria achievement, and that contributes to the final grade. It is done at the end of the term and it is board led. तो इस तरह से हमारी फ्रीक्वेंसी ऑफ असेसमेंट होता है और कि इसका जो पर्पस हम पहले डिफाइन करते हैं और इसकी फ्रीक्वेंसी को over a period of 6 months and over a period of 1 year इसको डिसाइड करते हैं. And all schools should make such a plan जहाँ पर स्कूल की एक असेसमेंट पॉलिसी बनाई जाए और उस असेसमेंट पॉलिसी को बार बार जो है फैकल्टी मीटिंग्स में डिस्कस करके उसको एक विजन की तरह शेयर किया जाए, जिससे कि एक अंडरस्टैंडिंग लोकल लेवल पर डेवलप हो सके कि व्हाट आर आवर goals which we want to achieve through assessment, and how can assessment be promoting learning in classroom for students as well as teachers. So these were the assessment criteria, and these have been derived from that Bloom's taxonomy and as per the then grades can be maximum like 8. 8 can be the maximum pointers. Yes.
फॉर एग्जाम्पल जैसे साइंस असेसमेंट क्राइटेरिया है ईयर 3 ऑफ MYP मिडिल ईयर प्रोग्राम यानी क्लास 8 के लिए। क्लास 8 का जो साइंस का अगर हम देखते हैं एग्जाम्पल के तौर पर, जो डी क्राइटेरिया है वो है रिफ्लेक्टिंग ऑन इम्पैक्ट्स ऑफ साइंस, कि किस तरह से जो है वो साइंस का इम्पैक्ट होता है इसमें मैक्सिमम है। तो एट द एंड ऑफ 3 years स्टूडेंट शुड बी एबल टू describe the ways in which science is applied and used to address a specific problem or issues. And he should be able to discuss and analyze the various implications of using science and its application in solving a specific problem or issue. And he should apply scientific language effectively or document the work of others and sources of information used. These are the level descriptors. जो अचीवमेंट लेवल है बच्चों के, मैक्सिमम अ चाइल्ड कैन स्कोर 0 एंड मिनिमम 0 एंड मैक्सिमम 8, तो 0 to 8 स्टूडेंट। और उसकी हमने जो है लेवल डिस्क्रिप्टर में देयर आर लाइक 1 2 then 3 4 5 6 and 7 8, so not specific 1 1 but डबल लेवल को हमने क्लब किया है यहाँ पर सीबीएसई में। तो जो 1 2 का है दैट इज ऑफ द लोअर एंड, 3 4 इज द मीडियम रेंज, 5 इज अबव एवरेज एंड 7 8 इज लाइक एक्टिव। तो ये सब क्राइटेरिया यहाँ पर हमने इसको ऐसे डेवलप किया है एंड टीचर्स आर यूजिंग इट इन द क्लासेस एंड दे कैन मेक एक कुछ बड़ा तो सर कुछ डिस्टर्बेंस है कोई ये क्लास 8 का एक और हम एग्जांपल देखते हैं साइंस का ग्रेड 8। यहाँ पर जैसे लाइफ रिलेटेड क्वेश्चन है कि ए सिटी म्युनिसिपैलिटी ऑफ द साइन बोर्ड बिसाइड ऑल पॉन्ड्स एंड लेक्स ऑफ द लोकेलिटी, यानी म्युनिसिपैलिटी ने एक बोर्ड लगाया है जिस पर बोर्ड पर लिखा है कि वाटर बॉडीज के आसपास वॉशिंग क्लोथ्स एंड यूजिंग शैम्पू व्हाइल बेथिंग इज प्रोहिबिटेड इन द वाटर बॉडी। साबुन का यूज या शैम्पू का यूज जो है वो वर्जित है वाटर बॉडी के आसपास, जो कि एक पॉन्ड है छोटा सा या कोई छोटी लेक है। तो व्हाट इज द रीजन फॉर पुटिंग द साइन बोर्ड। अब बच्चे का क्वेश्चन जो है बच्चे को ये बताना है कि व्हाट इज द रीजन फॉर पुटिंग द साइन बोर्ड। अब की इंफॉर्मेशन क्या है इसमें, ये कॉन्सेप्ट क्या है, वाटर पॉल्यूशन। क्राइटेरिया क्या है कि दिस टास्क इज डिजाइन टू असेस क्राइटेरिया डी that is reflecting on the impacts of science. ये क्राइटेरिया डी को रिफ्लेक्ट कर रहा है and then task gives the opportunity to student to demonstrate different levels of ability. The predefined rubric for this task is as follows. अच्छा, rubric is designed for every task and rubric is shared by the students. Students know कि हमारा जो स्कोरिंग लेवल है वो 0 से 8 तक जाएगा और इस क्राइटेरिया में यानी डी क्राइटेरिया जो साइंस का है रिफ्लेक्टिंग ऑन द इम्पैक्ट्स ऑफ साइंस, यानी हमारी जो रोज मर्रा की जो जिंदगी है उसमें किस तरह से हम साइंस के इम्पैक्ट को देखते हैं और क्या उसको एनालाइज कर पाते हैं या उसको हम कोई कनेक्शन ढूंढ पाते हैं जो हमारी अब तक की जो हमने बुक्स में लर्न किया है उससे कि समाज में क्या हो रहा है, माशरे में क्या हो रहा है, क्या हम कोई कनेक्शन एस्टेब्लिश कर पाते हैं। तो जैसे इसमें लेवल डिस्क्रिप्टर्स दिए हैं 0 से लेकर 7 8 तक। 0 मतलब एनी अदर रेस्पॉन्स और मिसिंग रेस्पॉन्स, और 1 2 में स्टूडेंट इज अनेबल टू मेंशन द साइंटिफिक रीजन बिहाइंड वाटर पॉल्यूशन बट स्टेट्स द इंटरेक्टिंग फैक्टर दैट अफेक्ट एक्वेटिक लाइफ विद लिमिटेड सक्सेस। थोड़ा बहुत बच्चा जो है डिस्क्राइब कर पाता है कि जो एक्वेटिक लाइफ है, फिश है या एक्वेटिक और ऑर्गेनिजम्स है या प्लांट्स हैं, एक्वेटिक प्लांट्स दैट मे बी अफेक्टेड। 3-4 लेवल में स्टूडेंट आउटलाइन द वे दैट इम्प्लीकेट एक्वेटिक लाइफ इंटरेक्टिंग विद इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर्स ऑफ वाटर पॉल्यूशन। उसमें नेक्स्ट हायर लेवल का बच्चा जो है उसको कोरिलेट कर पाता है। Then 5-6 में स्टूडेंट समराइजेस एंड डिस्क्राइब द इम्प्लीकेशन ऑफ वाटर पॉल्यूशन थ्रू साइंटिफिक इंक्वायरी विदाउट डॉक्यूमेंटिंग द सोर्स एंड इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर्स ऑफ नेचुरल एंड एंथ्रोपोजेनिक कॉजेस। और 7 8 में हम देखते हैं कि स्टूडेंट इज डूइंग एक्सीलेंट, कंसिस्टेंटली एनालाइजेस द साइंटिफिक रीजन
साइंटिफिक लैंग्वेज यूज करता है एंड कॉन्सेप्ट क्लैरिटी लाइक पीएच फ्रॉम केमिकल्स, क्लोथ फाइबर्स that disturb aquatic ecosystem, disturb water supply and pollute food chain, and document the sources and influencing factor of natural and anthropogenic causes. तो मैन मेड कॉज का भी वो देखता है कि किस तरह से इंसान की जो एक्टिविटीज है वो किस तरह से नेचर में नेचर के जो एक अपना फूड चेन का या दीगर जो इकोसिस्टम है या न्यूट्रिएंट साइकिल है उसको डिस्टर्ब कर पाएगी करती है इस तरह की एक्टिविटीज। तो वो कनेक्शन जोड़ता है और कनेक्शन जो उसने बुक में पढ़ा है और जो रियल लाइफ में हो रहा है उस कनेक्शन को जोड़ना और उसका एक मीनिंग ड्राइव करना, ये अपने आप में एक कॉग्निटिव एक्सरसाइज है जो रटने से या रोट लर्निंग से नहीं आती। फिर भी ऐसे रिपोर्टिंग किया जाता है। ग्रे डेस्क्रिप्टर्स भी हमने यहाँ पर जैसे दिया है और उसमें भी कमांड टर्म्स होते हैं कि किस तरह से जो है बच्चा जो है वो ग्रेड पॉइंट 1 पे कैसे है, 2 पे कैसे है, 3 पे क्या क्या वो किस तरह से जो है वो हैंडल कर पाता है और किस तरह की अंडरस्टैंडिंग है और कैसे आर्टिकुलेट करके अपनी जो एक्सपीरियंसेस हैं उसको कम्युनिकेट कर पाता है, उसको बता पाता है। क्योंकि बच्चे के एक्सपीरियंसेस बहुत होते हैं लेकिन हमारी जो क्लासरूम जो कन्वेंशनल क्लासेस हैं उसमें वो बच्चे की क्यूरियोसिटी को हम नर्चर नहीं कर पाते हैं, रादर वी पनिश द क्यूरियोसिटी एंड हम बड़ा ही मतलब somebody rightly said कि पहले हम बच्चे को कहते हैं कम ऑन टॉक टॉक टॉक, गेट अप वॉक वॉक। जब बच्चा छोटा होता है तो हम कहते हैं कम ऑन वॉक अप, गेट अप एंड वॉक एंड टॉक, उसको सिखाते हैं वॉक एंड टॉक एंड व्हेन ही स्टार्ट टॉकिंग एंड वॉकिंग देन वी tell him in the class that shut up and sit down. तब हम उसको कहते हैं कि don't talk and don't walk around. So that is how we kills the system sometimes conventional kills the curiosity of the child. तो हमें बच्चे को एक स्पेस देना, एक फ्रीडम देना और क्लास में इसका टॉक टाइम बच्चे का टॉक टाइम का टाइम मतलब टाइम उसका स्पेस जो है ना वो बढ़ा देना। That shows the child-centric class. Otherwise, the class is teacher-centric and authoritative. तो ये फॉर्मेटिव असेसमेंट हमने बात की कि फॉर्मेटिव असेसमेंट में किस तरह से हम जो है प्रोसेस ऑफ गैदरिंग, एनालाइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग और एविडेंस शो करता है कि बच्चे की लर्निंग जो है वो इम्प्रूव हो रही है और किस तरह से हम अपनी क्लासरूम प्रैक्टिसेस को चेंज कर सकते हैं। हो सकता है कि अगर हमें कोई रिफ्लेक्शन या फीडबैक मिलता है एज ए टीचर तो हम एक क्लासरूम प्रैक्टिस जो 5 साल से करते आ रहे हैं और 5 साल से हमने उसमें कोई चेंज नहीं किया या 2 साल से किसी टीचर ने क्लासरूम प्रैक्टिस एक ही बना दी है, वो हमारी जो क्लासरूम प्रैक्टिस है वो हम लोग प्रोफेशनल्स की हैबिट हो जाती है और हैबिट से जो हम काम करते हैं वो बाय डिफॉल्ट कंफर्ट जोन का काम होता है, वो इजी होता है, वो इजी लगता है और हम वो करते जाते हैं सबकॉन्शियसली, उसमें एफर्ट नहीं करना पड़ता। लेकिन जब हम फॉर्मेटिव असेसमेंट से देखते हैं कि वी आर नॉट एबल टू रीच टू द डिजायर्ड लेवल ऑफ अचीवमेंट इन ऑल द स्टूडेंट्स, देन वी ट्राई टू फिगर आउट एंड वी ट्राई टू चेंज द क्लासरूम प्रैक्टिस। What is our practice in the class? Whether it is catering to the needs of the curriculum or not. अगर नहीं करिकुलम की नीड्स को कैटर कर रही तो कई बार हमारे अपनी कंडीशनिंग जो है जैसे जैसे मैंने पहले अर्ज किया कि जब हमें पढ़ाया जाता था तो आंसर मार्क कर दिए जाते बुक्स में कि आप यहाँ से यहाँ तक इस पैरा में 4th आंसर है, इसमें 5th आंसर। लेकिन उस कंडीशनिंग से अगर हम अब क्लास में पढ़ाएंगे तो आवर चिल्ड्रन विल नॉट बी इंटरेस्टेड, बच्चों का कोई इंटरेस्ट नहीं बनेगा और जो कुछ भी वो लर्न करेंगे लिखेंगे पेपर में that will not be useful or meaningful for their real life situations. ऐसी समेटिव असेसमेंट है, ये समेटिव असेसमेंट हम किस तरह से करते हैं और आगे उसमें बढ़कर फर्दर करते हैं अपना जो टर्म एंड असेसमेंट होता है।
So basically, this is a shift basically in the NEP from content-based assessment to competency-based assessment. और competency-based assessment में हमें we have to see that competency attainment हमें ensure करना है versus syllabus completion. सिलेबस कंप्लीशन का जो माइंडसेट है कि हमें जो 10 चैप्टर हैं या 4 चैप्टर हैं उनको बस जल्दी से कंप्लीट कर देना है, फिनिश कर देना है, और मंथ वाइज हम जब उस माइंडसेट से चलते हैं तो वी इग्नोर द इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट कि वेदर द कॉम्पिटेंसी अटेनमेंट इज एंश्योर्ड इन द स्टूडेंट और नॉट, और वी आर जस्ट हरिंग विद द सिलेबस. तो सिलेबस के साथ न जाते हुए हमें इंश्योर करना है कि हाउ कैन वी डेवलप सेल्फ लर्निंग and to bring about the process of lifelong learning. Learning इतनी interesting हो जाए और इतनी child centric हो जाए कि our learners, our students go for lifelong learning. Because आप सब वाकिफ हैं कि जिस तरह से जो है वो टेक्नोलॉजिकल जो ICT का इस्तेमाल हर शोबे में जिंदगी के बढ़ता जा रहा है, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने नए चैलेंजेस को हमारे सामने ला खड़ा किया है, जिसमें हम देखते हैं कि हमारे बच्चों का और हमारा स्क्रीन टाइम बढ़ता जा रहा है. और स्क्रीन टाइम में जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज ऐसे होता है कि एक बार कोई अगर कंटेंट देख लिया जाता है तो वही आर्टिफिशियली इंटेलिजेंस से जो प्रॉम्प्ट आते हैं उसी तरह के कंटेंट को बार बार दिखाने के लिए, तो हमारा एक सेलेक्टिव जो है माइंडसेट बन जाता है. हमारे बच्चों का ये एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है जो हम इस पर गौर कर सकते हैं, गौर फिक्र कर सकते हैं, रिसर्च कर सकते हैं कि कंटेंट कंजम्पशन का पैटर्न क्या है. ये कंटेंट कंजम्पशन है जो यूट्यूब पर या फेसबुक पर या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के जरिए से हमारे बच्चे कर रहे हैं और रील्स के जरिए से कर रहे हैं, और उनका जो स्क्रीन टाइम है अगर सर्वे किया जाए तो उसमें हमें कई बच्चे ऐसे मिलते हैं जिनका 1 घंटे का स्क्रीन टाइम है, कुछ बच्चों का 2 घंटे का है, कुछ बच्चों का 3 घंटे का है, और कुछ बच्चों का उससे भी ज्यादा है. तो हम देखते हैं कि कुछ बच्चे तो उसमें ऑटोनोमस लर्नर भी है, क्योंकि वहां पर जो है वो यूट्यूब पर क्राउड सोर्सिंग हो रहा है. लोग अपने अपना कंटेंट बनाकर उस पर शेयर कर रहे हैं, यूट्यूब चैनल्स बना रहे हैं. तो जो बच्चे वहां पर सीख कर जब आपको क्लास में आते हैं या कोई कॉन्सेप्ट समझकर आते हैं तो वो क्लास में उनका इंटरेस्ट नहीं रहता. और कुछ अगर 20% बच्चे भी ऐसे ऑटोनोमस लर्नर हैं या ब्राइट बच्चे हैं जो आपका कोई कॉन्सेप्ट अगर आप क्लास में पढ़ाने जाते हैं एज ए टीचर, जैसे सोलर सिस्टम है कि किस तरह से जो प्लैनेट्स की सैयारों की गर्दिश है खला में, आसमान में किस तरह से उनका रोटेशन और रेवोल्यूशन है, वो अगर वीडियो देखकर बच्चा समझकर आता है यूट्यूब पर, तो हमारी क्लासरूम में अगर स्मार्ट क्लास नहीं है और हम सिर्फ ब्लैक बोर्ड पर पढ़ा रहे हैं या एक चार्ट के मीडियम से पढ़ा रहे हैं, तो वो इतना इफेक्टिव नहीं होता जितना जो कोई एनिमेटेड वीडियो देखकर बच्चा समझ चुका है कि किस तरह से जो है अर्थ जो है वो सन के चारों तरफ घूम रही है और मून जो है वो अर्थ के चारों तरफ कैसे घूम रहा है. तो वो उसको समझ चुके हैं कि कैसे प्लैनेटरी मोशंस है थ्रू दैट एनिमेटेड वीडियो. तो ये टेक्नोलॉजी का एक बड़ा इनपुट है, और हमारे जो यंग जनरेशन है, नए स्टूडेंट्स हैं, दे आर गोइंग फॉर दैट काइंड ऑफ लर्निंग, ऑटोनोमस लर्निंग. तो हमें ये देखना है कि हम अपने बच्चों को अगर उनका इफेक्टिव फीडबैक लेते रहें या फॉर्मेटिव असेसमेंट करते रहें और अपनी स्टैंडर्ड क्लासरूम के और प्रैक्टिसेस जो है हमारी टीचिंग प्रैक्टिसेस उनमें बदलाव लाते रहें और उनको डायनामिक रखें, तो आवर स्टूडेंट्स विल बी लाइफ लॉन्ग लर्नर्स. वी विल ऑल्सो, हमें भी अपने आप को एज ए टीचर, मेजर एज ए प्रिंसिपल एक लाइफ लॉन्ग लर्नर के तौर पर ही एस्टेब्लिश करना है, क्योंकि हमारे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि हदीस में भी फरमाया है कि इल्म हासिल करना फर्ज है हर मर्द पर और औरत पर, और कब्र से लेकर पालने से लेकर कब्र तक, यानी बचपन से लेकर आखिरी सांस तक भी इल्म को हासिल किया जाए. और
हिकमत जो है वो मोमिन की मीरास है, जहाँ भी उसको चाहे हिकमत की बात को उसको अडॉप्ट करना चाहिए। तो ये सब हमें लाइफ लॉन्ग लर्निंग की तरफ जो है वो एनकरेज करती है कि हम लाइफ लॉन्ग लर्निंग की तरफ बढ़े, और इंटरनल असेसमेंट उसमें बहुत ही इम्पैक्टफुल हो सकता है। तो 5 इफेक्टिव असेसमेंट स्ट्रेटेजीज में हम रूब्रिक्स में हम देखते हैं कि किस तरह से जो इंक्लूसिव असेसमेंट टूल्स हैं या क्लासरूम टूल्स हैं वो बच्चों को करिकुलर गोल्स की तरफ ले जाए। और करिकुलर गोल्स होते हैं लर्निंग आउटकम्स भी जो एनसीईआरटी ने भी डिसाइड किए थे एट द लेवल ऑफ एवरी क्लास एंड फॉर एवरी सब्जेक्ट। तो रूब्रिक्स जो है उससे कोरिलेट करते हुए क्राइटेरिया से बनाए जाते हैं, एंड देन descriptor tell the assessor what characteristic or sign to look for in student। तो वो रूब्रिक्स जब सामने रहेंगे असेसर्स के यानी टीचर्स के, तो दे कैन ऑलवेज हैव a reasoned view के how to rate the work on a predetermined scale। rubrics at times are developed by students also। कभी कभी बच्चों को भी जो है rubrics डेवलप करने के लिए ऑटोनॉमी देनी चाहिए, and those rubrics are used in all formative and summative assessment। Performance-based assessment (PBA), also known as project-based or authentic assessment, are generally used as a summative evaluation strategy to capture not only what students know about the topic, but if they have the skill to apply that knowledge in a real-world situation। तो ये performance-based assessment होता है। Then we have portfolios. Portfolios are like a collection of student work gathered over a time, and that is used as a summative evaluation method। और उसमें major जो salient characteristic of portfolio is that rather than being a snapshot of a student knowledge at one point in time, it highlights student work, effort, development and achievement over a period of time। It measures a student's ability to apply knowledge rather than simply regurgitate। तो पोर्टफोलियोज आर ऑल्सो इम्पोर्टेंट, और सभी बच्चों को स्टूडेंट्स को पोर्टफोलियो बनाने चाहिए। पोर्टफोलियो डेवलप ए सेंस ऑफ ओनरशिप। पोर्टफोलियो देखकर बच्चे में, स्टूडेंट में, टीचर में, किसी भी प्रोफेशनल में एक सेंस ऑफ ओनरशिप डेवलप होती है, एंड दैट ऑल्सो गिव्स यू एन अंडरस्टैंडिंग अबाउट द सेंस ऑफ डायरेक्शन, whether we are making the good progress, we are making rapid progress, or we are making slow progress, or we are stagnant, not making the progress, if we are not adding anything in our portfolio। And that leads to student self-assessment. That occurs when students judge their own work to improve performance as they identify discrepancy between current and desired performance। Self-assessment is used to promote self-regulation, to help students reflect on their progress and to inform revision and improvements on a project or paper। That is also very, very important aspect of assessment। ये self-assessment ही students को encourage कर सकता है कि how can they be lifelong learner and how can they always work to improve upon their weaknesses, and how to eliminate their weaknesses, and how to strengthen their values and important points। Peer assessment is like self-assessment. It is a formative assessment strategy that gives students a key role in evaluating learning. Giving and receiving feedback impacts metacognitive abilities like self-regulation, influencing time on task and engagement in learning and improving learning outcomes। अच्छा, मेटाकॉग्निशन में यह है कि अपनी सोच के बारे में सोचना, अपनी जो एक थिंकिंग पैटर्न है उसके बारे में सोचना, और उस एबिलिटी को जानकर फिर अपनी सेल्फ रेगुलेशन करना, यानी खुद ही का जो एक अल्लामा इकबाल ने भी उस पर बड़ा लिखा है कि खुद ही पर जो काम किया जाता है, सेल्फ पर जो काम किया जाता है, उसमें मेटाकॉग्निटिव एबिलिटीज बहुत इम्पोर्टेंट है, और उसमें सेल्फ रेगुलेशन करके चिल्ड्रन कैन गुड अचीव। Assessment at Delhi, this is like criteria reference I have already told, and all these we can design to own and develop the 21st century skills, and those 21st century skills include
critical thinking, creativity, collaboration, communication, information literacy, media literacy, flexibility. So all these are to be taken care while in our own model of assessment. Formative assessment can be like unit test, homework, oral activity, practical work, group work in the form of research project, group discussion, peer assessment, field work, and this can be continuous, and it can identify and respond to the students' differing needs and styles of learning, support each student to achieve individual potential, and teach students to reflect on their own learning. So with this, we come to the end of the presentation, and I think I have taken good time of all the audience. With this, I conclude my presentation, and now, in case of any query, in case of any doubt, I am here to discuss, to respond. Assalamu alaikum, sir. Ji, walaikum salam. Sir, I was listening your very comprehensive about the assessment in the school level. I have 2-3 clarification that I need, since I'm also involved in that process. That you have given the category of assessment of formative, summative, and other classification like diagnostic and feedback, portfolios, etc. Sir, in your opinion, do you think that as present scenario in the school or other schools, teachers are well versed? Because in my observations, teachers are not even know the new education policy. Even they don't have aligned their own teaching learning process with the vision and curriculum of the school, sir. Number one. Number two, sir, in that scenario, sir, what could be the best option to assess all these things, and to, since the assessment mainly, sir, serve the purpose of what we can say the promotion learning process, the development of learning. So in that process, what would be the best use of the tools, the technological tools intervention, in your opinion, sir? Right. Thank you. थैंक यू, वेरी गुड क्वेश्चंस, और बहुत ही अच्छे सवाल हैं, बड़े रेलिवेंट हैं। जो पहला सवाल है कि टीचर्स में उस तरह का अंडरस्टैंडिंग नहीं है, एंड दे आर नॉट एबल टू अलाइन विद द एक्सपेक्टेशंस ऑफ द एमईपी एंड द स्कूल एंड कम्युनिटी की जिस तरह की एक्सपेक्टेशंस है उसको अलाइन नहीं कर पाते हैं टीचर्स में, एंड दैट इज व्हाई दिस काइंड ऑफ प्रोग्राम आई अप्रिशिएट being organized by मरकजी तालीमी बोर्ड या आईटा या FMEII, जो ये इस तरह के प्रोग्राम करा रहे हैं, इन प्रोग्रामों की जो है फ्रीक्वेंसी और बढ़ाई जाए, और स्कूल लेवल पर भी ये प्रोग्राम इन हाउस भी कराए जाए। इन हाउस कराकर हम एक लर्निंग कम्युनिटी, वी शुड नॉट बी ग्रोइंग और लर्निंग लाइक इंडिविजुअल। मैं एक लर्निंग करता रहूं और एक इंडिविजुअल के तौर पर लर्न करूं, दैट शुड नॉट बी माई गोल। Rather, my goal should be to create a learning community, और लर्निंग कम्युनिटी को हम डेवलप करें कि हमारे जितने भी टीचर्स हैं उनमें हम अगर 30 मिनट्स इन ए वीक हम प्रोफेशनल रीडिंग करते हैं तो वी मेक गुड प्रोग्रेस। एक्चुअली हम जब सर्विस में आ जाते हैं, चाहे गवर्नमेंट जॉब हो या प्राइवेट जॉब हो, उसमें हम सर्विस में आने के बाद हमारी प्रोफेशनल रीडिंग या स्टडी बंद हो जाती है। अब कई बार तो कुछ टीचर्स होते हैं, बीएड किया होता है 20 साल पहले, 15 साल पहले, 25 साल पहले, और उसके बाद वो जो पेडागोजी है उस पर कुछ नहीं पढ़ा है, और जो साइकोलॉजिकल फाउंडेशंस हैं उसको भी भूल चुके हैं। तो उसको रिविजिट करने के लिए हमें ये इस तरह के जो प्रोग्राम है इन हाउस रखने चाहिए। 30 मिनट्स का प्रोफेशनल इन 1 वीक। एनईपी कहती है कि 50 घंटे की एक साल में प्रोफेशनल ट्रेनिंग होनी चाहिए। तो स्कूल का एक कैलेंडर होना चाहिए, उस कैलेंडर में 50 घंटे इस तरह से डिवाइड किए जाए पूरे साल में
ये जो एलईडी की भी रिक्वायरमेंट है उसमें कंटिन्यूअस प्रोफेशनल डेवलपमेंट टीचर्स का रहे, चाहे इन हाउस रिसोर्स पर्सन है, कोई सीनियर जो टीचर है या प्रिंसिपल है वो डेवलप करे, या बाहर से कॉल करके उसको करें। तो जब ये सीपीडी चलेगा 50 घंटे का, एक साल में कम से कम इंश्योर करेंगे 50 घंटे या उससे ज्यादा इंश्योर करेंगे, तो वो टीचर्स का अलाइनमेंट और प्रोफेशनल जो कहीं भी किसी तरह का डिसओरिएंटेशन या डेफिशिएंसी है दैट कैन बी ओवरकम। सेकेंड है कि आपका क्वेश्चन है रिगार्डिंग यूजेबिलिटी ऑफ टेक टूल्स फॉर ओवरकमिंग द शॉर्टकमिंग्स। तो टेक टूल्स के लिए हम कर सकते हैं कि वी शुड हैव इन हाउस डेवलपमेंट ऑफ इंफोग्राफिक्स, वी कैन ऑल्सो डेवलप इन हाउस वेरी शॉर्ट वीडियोज, और अगर 1 मिनट के वीडियो है, 30 सेकेंड्स की वीडियो है, दैट कैन बी यूज्ड एज ए कैप्सूल टू revise a particular type of test, like for example portfolio. A portfolio क्या है, what is the use of portfolio and how it can be hit, and that can be shared with the teachers, and that can be shared with the, nowadays so many teachers are coming with content creation also. Content creation में वो YouTube में या Reel में, Instagram में, they are going for that. So why not make use of that for educational purpose? So that even if the children are going on social media, तो हमारे अपने अगर कुछ एजुकेशनल चैनल्स हैं, छोटी छोटी वीडियोस हैं, तो वो वहां से भी हम उनको इंस्पायर कर सकते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू। बस एक लास्ट क्वेश्चन सर, तो अभी आपकी एक्सपर्टीज है, मैं एजुकेशन पॉलिसी सर आपकी क्या सोचते हैं सर, कि जैसा कि प्लान है गवर्नमेंट का 2035 तक ये पूरा इम्प्लीमेंट करेंगे और फेज वाइज जैसा कर भी रहे हैं, तो जैसा एबीसी है, एकेडमिक बैंक क्रेडिट इन्होंने रख रखा है, और दूसरा जो है मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच भी रख रखा है इन्होंने, कि भाई कोई मेडिकल या साइंस बैकग्राउंड का कोई आर्ट्स पढ़ना चाहे पढ़ सकता है। इसी तरह वो भी फ्लेक्सिबिलिटी है कि आप यहाँ से एक कोर्स करें, अगर कोई बच्चा दूसरी किसी यूनिवर्सिटी से करना चाहे। सर ये इन टोटो क्या पॉसिबल लगता है? मैं जस्ट मेरी क्यूरियोसिटी है सर, आपकी एक्सपर्टीज इसलिए मैं जानना चाह रहा था। नहीं, इट इज गोइंग टू बी मेड पॉसिबल, क्योंकि अभी आप देखिए कोविड के बाद से जो एजुकेशन का जो एक लैंडस्केप है उसमें टेक्नोलॉजी ड्रिवन जो मेजर चेंज आया है, कि पहले जो कॉरेस्पॉन्डेंस कोर्सेज होते थे अब वो ओडी कोर्सेज हो गए, ऑनलाइन डिस्टेंस लर्निंग ओडीएल। इग्नू ने भी शुरू कर दिया है, एनआईयूएस ने भी शुरू कर दिया है, और वो एक्चुअली आर as per the feedback better than the distance learning courses। और बहुत सारे जो लर्निंग प्लेटफॉर्म्स आ गए हैं, चाहे वो अनअकैडमी हो या वो माइक्रोसॉफ्ट हो या इसी तरह के जो अपने कोर्सेज बच्चों को स्किल बेस्ड और कॉम्पिटेंसी बेस्ड कोर्सेज भी 1 मंथ का 2 मंथ का उसको जो है वो वहाँ पर सर्टिफिकेट से दे आर प्रोवाइडिंग, और उसमें स्वयं का चैनल भी है, उसमें एनसीईआरटी भी अपने वो वीडियोस और कंटेंट डाल रहा है सीटीईटी के थ्रू। तो उस कोर्सेज का जो बच्चे यूज करके अपना उस एबीसी में क्रेडिट लेना चाहेंगे अपार्ट फ्रॉम एकेडमिक्स, दैट विल बी गिवन टू दैट। अगर कोई बच्चा कोई फ्रेंच का सर्टिफिकेट कर लेता है, फ्रेंच लर्निंग, फ्रेंच लैंग्वेज और 12th के साथ साथ, या जर्मन का सर्टिफिकेट कर लेता है, जैसे दिल्ली में मैक्स मुलर भवन है, गोथे इंस्टीट्यूट है, वहां पर जो है वो ऑनलाइन जर्मन के कोर्सेज अवेलेबल है। तो बच्चा अगर जर्मन लर्निंग कर लेता है, ए लेवल, बी लेवल या सी लेवल का सर्टिफिकेट ले लेता है, तो ही कैन क्लेम द क्रेडिट इन द एबीसी, और वो उसका कहीं ना कहीं 12th के साथ एक फ्रेंच लर्निंग का एडिशनल वो आ जाएगा, जर्मन लर्निंग का। और जो बाहर के अभी जैसे कंट्रीज में जो जहाँ पर हायर स्टडी फ्री है, जैसे जर्मनी में, तो वहां पर उसको जो है उस तरह का स्कोप खुल सकता है करियर में। और किसी पार्टिसिपेंट का कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज। सर मैं अब्दुल माजिद नजरी बना हूँ, और मैं ये कहना चाहूँ कि जिस तरीके से अभी ये असातिज़ा में जो काबिलियत की बात हो रही है, स्कूल्स के असातिज़ा जो हम मदारिस से जो फारिगीन हैं और जो मकातिब में इस वक्त तदरीस का अमल कर रहे हैं, उन लोगों की ट्रेनिंग के लिए हम कौन कौन सी चीजें इस्तेमाल कर सकते हैं? ये भी बहुत अच्छा सवाल किया आपने, क्योंकि हमारे मदारिस में और मकातिब में जितने भी हमारे
टीचर्स हैं, जो असातिज़ा हैं और जो कन्वेंशनली नहीं पढ़े हैं, मेन स्ट्रीम में अगर बीएड नहीं किया है या डीएड नहीं किया है, तो उनके लिए जो है इस तरह के सर्टिफिकेट कोर्सेज भी हैं। और नहीं तो यूट्यूब पर भी हम अपना भी कोई जो है आईटा के जरिए से या एमटीबी के जरिए से जो अगर इस तरह के जो लेक्चर्स कहीं रिकॉर्डेड और अवेलेबल हैं, उसके जरिए से भी हम अपने असातिज़ा की ट्रेनिंग कर सकते हैं। और जो बेसिक जो पेडागॉजी है, यानी क्लास में किस तरह से पढ़ाया लिखाया जाए और बच्चों की जो साइकोलॉजिकल फाउंडेशन है टीचिंग लर्निंग का, उसके बारे में हम लगातार एक कैलेंडर बनाकर, जैसे मैंने अभी अर्ज किया था कि वीकली 30 मिनट के लिए, एक हफ्ते में या 15 दिन में 30 मिनट के लिए या महीने में 1 घंटे के लिए, जब हम मुसलसल इस काम पर एंगेज करेंगे, अपने टीचर्स को लेकर हम बैठेंगे और मुख्तलिफ टॉपिक्स पर इस पर बात करेंगे, तो यकीनन इसमें जो है अच्छी प्रोग्रेस होगी, अच्छी तरक्की होगी। और जो हमारे असातिज़ा मकातिब में या मदारिस में हैं, वो भी इनसे जुड़ पाएंगे और इसको समझ पाएंगे, इसका ट्रांसलेशन भी कर पाएंगे और अपने जो है इसके पोस्टर्स भी अपने डेवलप कर सकते हैं स्कूलों के लिए, या छोटे छोटे चार्ट भी डेवलप कर सकते हैं एनईपी से मुताल्लिक। और वो इस तरह के चार्ट डेवलप कर सकते हैं कि A3 पेज पर ही जो है वो सामने एक जिस्ट उसका नजर आ जाए कि कैसे हमने जो है वो अपनी क्लासरूम प्रैक्टिसेस में बदलाव लाना है और किस तरह से हमें इसको इम्प्रूव करना है। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम। जी सर, मैं वहीदुल मलिक हूँ और मैं बंगाल से बात कर रहा हूँ। तो सर मेरा भी थोड़ा उसमें क्वेश्चन था, जैसे आपने एनालिसिस किए कि एनईपी 2020 में जो सिलेबस होता है, सिलेबस कंप्लीट करने से ज़्यादा सिलेबस को स्टूडेंट्स के सामने क्लास में बहुत ज़्यादा से एनालिसिस करना अच्छा होगा, तो उसमें फोकस करना चाहिए। कॉम्पिटेंसी डेवलप करना बच्चों को। हाँ, कॉम्पिटेंसी, यानी कि जो साइंस के, जैसे कि साइंस के जो कोई क्लास 8 के समझ लिए, नहीं तो 7 के लिए जितना भी चैप्टर्स होता है, 10 से 12 के करीब चैप्टर्स होता है। कभी साइंस 8 में पकड़ लीजिए कि 7 में, अभी तो 7, 8 और 9 चैप्टर्स रहता है। तो वहाँ पर अगर हर टॉपिक को कोई एक चैप्टर्स का कोई पर्टिकुलर एक चैप्टर्स में अगर हर टॉपिक को अच्छे से एनालिसिस कर सकेंगे तो उसमें थोड़ा टाइम भी लगेगा। तो हर टॉपिक को अगर अच्छे से एनालिसिस किए जाए तो क्लास में उसमें टाइम लगेगा। इसीलिए मैंने अर्ज किया था कि स्कूल अपने लेवल पर एक असेसमेंट पॉलिसी बनाए और उस पॉलिसी में ये जो एनईपी का जो ये एक इशू ये भी सजेस्टेड है कि हम सिलेबस कंप्लीशन पर जोर दें या हम कॉम्पिटेंसी बिल्डिंग पर जोर दें। और अगर सिलेबस कंप्लीशन ही पर जोर है तो हम देखते हैं कि हमारे बच्चे जो है उनमें लर्निंग डेफिसिट रहता है, सिलेबस कंप्लीशन के बावजूद उनमें वो कॉम्पिटेंसी नहीं, यानी जो कई बार ऐसा होता है जो 8th में बच्चा है वो हमें 7th का या 6th के सवाल का जवाब नहीं दे पाता, यानी लर्निंग डेफिसिट रहता है 1 साल का, 2 साल का, पीछे का भी उसको पता नहीं होता, जबकि वो सिलेबस कंप्लीट करके वहां पर आ चुका है। यस सर। और टीचर्स को फिर उनको दोबारा से वो टर्म्स बताने पड़ते हैं कि फोटोसिंथेसिस बच्चे ने जो है क्लास 6 में पढ़ा था और फोटोसिंथेसिस उसे 8 तक भी नहीं पता है, जबकि वो सिलेबस कंप्लीट कर लिया 6 में भी, 7th में भी और 8th में भी, 9th में आ गया तब भी नहीं पता है। तो सिलेबस कंप्लीशन अगर स्कूल इस तरह से जो है एम्फसाइज करता है कि अपनी स्कूल लेवल की एक असेसमेंट पॉलिसी बनाता है और उसमें ये एम्फसाइज करता है कि कॉम्पिटेंसी बेस्ड या कॉम्पिटेंसी अटेनमेंट को हमें जो है फोकस करना रादर देन सिलेबस कंप्लीशन, और हमें पेरेंट्स को भी ये कॉन्फिडेंस देना है कि हमारे यहाँ से जो बच्चा 6 का बच्चा निकलेगा या 6 करके जो 7th में जाता है, तो अगर कुछ टॉपिक 6 का कोई
रह भी जाता है तो हमारे टॉपिक्स काफी रिपीटेटिव भी है, हमें वो भी मैपिंग करनी है कि कौन सा टॉपिक जो है 6 में भी है, वो 7th में भी है, 8th में भी है, या अक्रॉस सब्जेक्ट है कि वाटर पॉल्यूशन हम सोशल स्टडीज में भी पढ़ा रहे हैं, साइंस में भी पढ़ा रहे हैं, और लैंग्वेज इंग्लिश में भी कोई चैप्टर आ गया है वाटर पॉल्यूशन का, और हम उस पर वाटर पॉल्यूशन पे ऐसे इंग्लिश में और हिंदी में भी लिखवा रहे हैं। तो वाटर पॉल्यूशन हम साइंस, सोशल साइंस, इंग्लिश में पढ़ा के हिंदी में ऐसे लिखवा रहे हैं। तो एक ही टॉपिक जब हम मैपिंग करते हैं तो हम देखते हैं कि उस टॉपिक को अगर हम मिनिमाइज भी करते हैं, तो सोशल साइंस में वो छूट भी जाता है और साइंस में कवर हो गया। तो हमें उसको फिर इसी तरह बैलेंस और एक अपनी जो है वो पॉलिसी बनाने की जरूरत है कि हाउ वी कैन मैप दैट टॉपिक्स आर नॉट रिपीटेटिव एंड वी आर नॉट गोइंग फॉर द सिलेबस कंप्लीशन ऑफ द रिपीटेड टॉपिक्स। 4-5 टॉपिक्स ऐसे हैं अगर, यानी कि सर ये होना चाहिए कि कॉम्पिटेंसी के ऊपर फोकस करना चाहिए और उसी के मुताबिक सिलेबस भी बनना चाहिए। ऐसे नहीं हो कि सिलेबस बहुत ज्यादा है और हम लोग जो कर रहे हैं कॉम्पिटिशन। हाँ, सिलेबस बनाना तो हर स्कूल लेवल पे पॉसिबल नहीं है। अगर स्टेट बोर्ड का सिलेबस है, जैसे मैं तो बोर्ड की बात कर रहा हूँ, मैं बोर्ड को ही डायरेक्ट करता हूँ सीबीएसई को, तो मैं सिलेबस को रैशनलाइज करता हूँ, सीबीएसई भी रैशनलाइज करती है। और रैशनलाइज में क्या होता है कि हमने रिडक्शन भी किया है सिलेबस में, जैसे हमने कोविड के टाइम पे भी किया था, अभी भी रिडक्शन किया है सीबीएसई। तो जो हम रैशनलाइज करते हैं उसमें यही देखते हैं कि मैपिंग करते हैं अक्रॉस द सब्जेक्ट, कोई टॉपिक रिपीटेटिव नहीं है, या अक्रॉस द ग्रेड कि 6 में भी पढ़ा उसने, फिर 7th में भी पढ़ा, और फिर 8th में भी पढ़ा, और फिर आगे भी उसका रिपीटेशन। तो वी नीड टू सी दैट एंड वी हैव टू मेक ए पॉलिसी ऑफ दैट। Assalamu alaikum, sir. वालेकुम सलाम। So my question is that can we incorporate Islamic education like Hifz and Diniyat in mainstream schools? Yes, we can. We can incorporate Diniyat and Hifz also in the mainstream school. So it will be like part of the subject or like auxiliary subject? It can be an auxiliary subject because अभी क्या है, जो स्कीम ऑफ एनसीएफ में जो आ रही है, तो एनसीएफ इज नाउ सेइंग फॉर 3 लैंग्वेज फॉर्मूला और 10 तक अब 3 लैंग्वेजेस पढ़नी होंगी एज पर एनसीएफ। यानी अगर बच्चा जैसे दिल्ली में हिंदी, इंग्लिश और एक और 3rd लैंग्वेज मदर टंग या रीजनल लैंग्वेज 10 तक, तो हमारा सिलेबस ऐसे भी बढ़ने जा रहा है। हमारे जो अभी 5 सब्जेक्ट हैं 10th में, ये 8 हो जाएंगे, लैंग्वेज भी आएगी और इसमें स्पेशलाइज सब्जेक्ट भी आएगी। तो हम ऑलरेडी जो है सब्जेक्ट बढ़ा रहे हैं, तो उसमें वी कैन टेक इट एज ऑक्सिलरी सब्जेक्ट एंड नॉन इवैल्यूएटिव। जैसे हमारे दिल्ली में जो है 2 सब्जेक्ट ऐसे चल रहे हैं जो नॉन इवैल्यूएटिव, उनका एग्जाम नहीं होता है, और वो है हैबिट्स से रिलेटेड और वैल्यूज से रिलेटेड। एक सब्जेक्ट है हमारा करिकुलम में हैप्पीनेस की क्लास होती है एवरीडे, और एक है देशभक्ति, ये तो क्लास 8 तक। और फिर 9th में एक हमारा सब्जेक्ट चल रहा है EMC, एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट करिकुलम, ये भी नॉन इवैल्यूएटिव है। तो ये तीनों जो करिकुलम चल रहा है माइंडसेट पर है, और माइंडसेट जैसे हैप्पीनेस माइंडसेट है या देशभक्ति माइंडसेट है या एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट है, तो इस माइंडसेट में हम नॉन इवैल्यूएटिव रखते हैं, उसको कोई एग्जाम नहीं होता है। Okay, sir. Jazakallah khair. अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम। मैं तमीम बोल रहा हूँ सर, हैदराबाद से। ये आप जो नया टीचिंग अप्रोच बता रहे हैं, आप असेसमेंट के लिए अप्रोच बता रहे हैं, इसके लिए एक हर क्लास से एक एक सब्जेक्ट का एक एक लेसन का मॉडल लेसन प्लान और जो है असेसमेंट का डिजाइन अगर हमको प्रोवाइड हो गया तो हम उसके अकॉर्डिंग जो है सब
सारे सब्जेक्ट के लेसन प्लान और जो है असेसमेंट मेथड को जो है अडॉप्ट कर सकते हैं। तो इसके लिए कोई ऐसा प्लेटफॉर्म है या फिर जो है कुछ स्लाइड्स है जिससे के थ्रू हम उसको वो अप्रोच को अडॉप्ट करने में आसानी हो? जी, मैं इंशाल्लाह शेयर करूंगा। वैसे एक अभी मैंने मेरा एक YouTube चैनल है एक्सीलेंस, तो उसमें भी कुछ मैंने शेयर किया है। आगे मैं उसमें और फर्दर शेयर कर दूंगा। अभी मुझे इस तरह की रिक्वायरमेंट नहीं आई है, तो क्योंकि ये पैन इंडिया एक वो है, अभी हम दिल्ली के पार्लेंस में ही बात करते हैं, तो पैन इंडिया पार्लेंस में जब इसको देखा जाएगा तो आई विल शेयर द कंटेंट एंड आई विल शेयर द लिटरेचर आल्सो। ओके, थैंक यू सर, जज़ाकल्लाह। चलिए, अब काफ़ी असातिज़ा ने अल्हम्दुलिल्लाह सवालात वगैरह करके अपनी तशनगी को बुझाने की कोशिश की है। अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 2 घंटे के आसपास का वक्त हो चुका है, 9:16 हो गए हैं अभी, और इस प्रोग्राम को यहाँ हम अख्ताम पे पहुँचाएंगे। तो मैं सबसे पहले अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्रगुजार हूँ कि अल्लाह ताला ने एक अच्छा बेहतरीन मौका हमको नसीब फरमाया अस्सलाम कि वालेकुम सर। हम एक अहम प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करने में कामयाब हो गए। इसके साथ साथ मैं शारिक सर का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने अस्सलाम वालेकुम कीमती वक्त दिया, और इस कीमती वक्त में असातिज़ा की मोहतरम ज़हूर साहब, आपका माइक म्यूट हो गया है। हेलो, अभी आवाज आ रही है क्या मेरी? जी आ रही है। जी आ रही है। मैं अर्ज ये कर रहा था कि अल्लाह ताला का शुक्र है कि जिसने हमको मौका दिया एक अच्छा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करने का, और मोहतरम शारिक साहब ने भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारी एक कॉल पर इस पे लब्बैक कहा, और उन्होंने अपना कीमती वक्त अच्छे प्रेजेंटेशन के साथ असातिज़ा के दरमियान रखा, और बहुत सारे मुल्क भर से सैकड़ों असातिज़ा ने इसमें पार्टिसिपेट किया। हम ये चाहते हैं कि इस तरह की लेक्चर सीरीज हर महीने होगी, तो अलग अलग मुख्तलिफ मौज़ूआत पर लोग अपने प्रेजेंटेशंस करते रहेंगे, सीखने सिखाने का एक मौका रहेगा। सभी से ये दरख्वास्त रहेगी कि आप भी ज्वाइन हो, और दीगर जो हमारे सैकड़ों असातिज़ा हैं आपके इलाक़ों में, उनसे भी रिक्वेस्ट करें कि ये एक अहम प्रोग्राम होता है। एक महीने में हम एक मरतबा ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, और जिन लोगों को ज़रूरत होगी वहाँ पर ऑफलाइन फिजिकल प्रेजेंटेशन के साथ भी इस तरह के प्रोग्राम्स अलग अलग रियासतों में ऑर्गेनाइज किए जाएंगे इंशाल्लाह। मैं आईटा के ज़िम्मेदारान, फेमी के ज़िम्मेदारान और मरकज़ी तालीम बोर्ड के ज़िम्मेदारान का भी मशहूर हूँ कि उन्होंने कीमती वक्त दिया और इस मैसेज को अपने इन्फ्लुएंस के जो सर्कल्स हैं उसमें सर्कुलेट किया, और बहुत सारे असातिज़ा ने इसमें पार्टिसिपेशन किया है। तो अल्लाह ताला का शुक्र है, और इस तरह से आज के इस प्रोग्राम का अख्ताम होता है। बहुत सारे असातिज़ा के दरमियान अब भी सवालात होंगे, तो शारिक सर से रिक्वेस्ट है कि मेरी वो यूट्यूब का लिंक जो है उनका, वो अगर इस ग्रुप में शेयर कर सकते हैं तो करें। और कुछ असातिज़ा की तरफ से ये डिमांड भी आई है कि आपका जो भी प्रेजेंटेशन हुआ है इसकी अगर पावर पॉइंट मिल सकती है तो वो भी सभी के लिए फ़ायदेमंद होगी। आपके लिए अगर आसानी हो तो ये चीज़ें प्रोवाइड करें। इस तरह से इस प्रोग्राम का अख्ताम होता है। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा।